नमस्कार। सार्थक क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम मॉड्यूल पेपर 2 जो है उसका सह भाग को हल करेंगे। अ भाग और ब भाग को हम पहले ही हल कर चुके हैं। ठीक है, अ भाग में हमने 30 सवालों को हल किया था, ब भाग में हमने 13 सवालों को हल किया था। कुल मिलाकर हम अभी तक 56 नंबर के सवालों को हल कर चुके हैं। अब हमारा जो सह भाग है वो आता है 12 नंबर का। ठीक है, प्रत्येक सवाल जो है वो 3 नंबर का आता है और उसमें सह भाग में 4 सवाल आते हैं। तो आज हम केवल और केवल सह भाग को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय लिए हम शुरू करते हैं 17वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 को शुरू करते हैं। देखो कि 1 से लेकर 100 के मध्य 1 से 100 के मध्य की 6 से विभाजित वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के मध्य, ठीक है, 1 से 100 के मध्य, देखो इसमें दो सवाल बनते हैं इस तरह के। एक तो आता है से तक, ठीक है, एक आता है के मध्य। मतलब 1 और 100 के मध्य की बात करें तो हमें 1 और 100 को काउंट नहीं करना है, इनको गिनना नहीं है। ये तो चलो सवाल में दे रखा है कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगर कोई सवाल है इस तरह से दे रखा हो कि मान लो 6 से लेकर हमें दे रखा हो कि 100 तक या 106 तक दे रखा हो, और ये बोलते हैं कि 6 से 106 के मध्य 6 से विभाजित। अब देखो 6 से विभाजित 6 भी हो रहा है, 106 भी हो रहा है, सॉरी 106 नहीं 102, ठीक है 102। अब देखो 6 से 102 के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। जब मध्य की बात कर रहा है तो भले ही ये संख्या विभाजित हो या ना हो, हमें इनको गिनना नहीं है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे समांतर श्रेणी के लिए। अब अगर वो कहता है 6 से 102 तक, जब बात करता तक की मतलब 6 से 102 तक, तब हम 6 को भी लेते हैं और 102 को भी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, के मध्य और तक, से तक। ठीक है, से तक में हमें जो संख्या दी हुई होती है अगर वो विभाजित या गुणज है तो हम उनको काउंट करते हैं, अगर विभाजित हो रही है या गुणज है तो काउंट, ठीक है, इसमें मध्य में काउंट नहीं करेंगे। अब हम करते हैं, देखो अपना सवाल देखा है के मध्य, इसका मतलब कि हमें जो इसमें समांतर श्रेणी बनानी है। देखो कि सबसे पहले हम बनाएंगे समांतर श्रेणी एपी कि 1 से लेकर 100 के मध्य, तो 1 को हटा दो, ठीक है, एक वैसे भी 6 से विभाजित नहीं होता, वैसे भी हटाना है। तो पहली संख्या कौन सी आएगी, खुद 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, और लास्ट संख्या कौन सी आएगी 100 से पहले पहले कौन सी संख्या है 100 तक, मतलब 100 के मध्य 99 तक कौन सी संख्या है 6 से विभाजित होने वाली है, तो 96 96। तो ये हमारी बन गई 96, ये हमारी बन गई समांतर श्रेणी। अब हमें ये देखना है कि इन सब संख्याओं का योगफल कितना है। इसका मतलब प्रथम पद जो है, प्रथम पद जिसे हम ए कहते हैं वो आ गया अपना 6, सार्व अंतर जिसे हम डी कहते हैं वो कितना आ गया, देखो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या फिर जिससे विभाजित हो रहा है या जिस जो गुणज कह रहा है वही क्या आता है, सार्व अंतर आता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद जो है, अंतिम पद जिसे हम एन कहते हैं वो कितना है 96। अब देखो चाहे योगफल ज्ञात करना हो या हमसे अंतिम पद दे रखा है या एन का मान पूछ रहा हो, ठीक है, हमारे पास चार चीजें होती है देखो सवालों में, एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी, और इसमें योगफल पूछ रहा है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों सवालों में हमारे पास चार चीजें क्या क्या, देखो ए एन, ए एन और डी। इन चार में से कोई तीन चीज हमें दी हुई आती, एक चीज पूछता है। इसी तरह से एस एन, एन, ए और डी, इन चार में से कोई तीन चीज हमें दी हुई आती है, हमसे एक चीज पूछता है। ठीक है, अब हमसे वो एस एन पूछ रहे हैं। अब एस एन के लिए अपने पास ए का मान है, डी का मान है, ठीक है। अब ये ए एन हमें क्यों दे रखा है, ताकि ए एन से हम क्या कर सकते हैं, देखो ए भी है, डी भी है, एन भी, इसका मतलब सबसे पहले हमें इस एन की जरूरत पड़ेगी कि ये कितने पद है। हमें अगर पता चल जाए कि पदों की संख्या कितनी है तो हम एस एन मतलब उतने पदों का योगफल ज्ञात कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सूत्र को काम में लेकर, ये अंतिम पद का जो सूत्र है इसको हम काम में लेकर सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे पदों की संख्या एन का मान। ठीक है, इन चार दोनों सवालों में चार चार चीजें होती है, उनमें से हमें तीन चीजें दी हुई आती है, एक चीज हमसे पूछते हैं। तो देखो सवाल हल करते हैं कि चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी। अब देखो एन का मान 96 है, ए का मान
6 दे रखा है, n का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या नहीं है, और जब तक पदों की संख्या नहीं आएगी Sn का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। और d का मान फिक्स है। ये 6 देखो इधर आएगा माइनस में, कि 6 में माइनस 6 बराबर n माइनस 1 गुना 6। ये कितना हो गया? देखो ये हो गया 90 बराबर, ये 6 आएगा बाद में बट्टा 6 और n माइनस 1। तो n माइनस 1 क्या बन गया? n माइनस 1 बराबर, देखो 90 में जब हम 6 का भाग देंगे तो आएगा 15, और माइनस 1 जो है वो इधर जाकर जुड़ जाएगा। तो n बराबर आ गया 15 प्लस 1 16। इसका मतलब 6 12 18 ऐसे करते करते 6 मतलब कुल कितने पद है? 16 पद है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है 16 पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल या 16 पदों का योगफल। तो Sn बराबर, अब देखो जब अपने पास an दे रखा हो, ठीक है, और a तो होता ही होता है। अगर an दे रखा है, जब अपने पास एक सूत्र और है अपने पास, ठीक है, Sn बराबर एक होता है, देखो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एक सूत्र ये होता है, एक होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। ठीक है, अगर आपको an दे रखा है, जब हम इस सूत्र से सीधे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे? कि ये जो सूत्र है इसी से बना है। कैसे बना है वो देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n बटा 2 a प्लस a, इस 2a को लिखा a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसको क्या लिखा? 2a को हमने क्या लिखा? a प्लस a और n माइनस 1 इंटू टी। तो ये तो बन गया an, ये क्या बन गया? an। ठीक है, तो इसको लिख दिया a प्लस an। अगर an नहीं दे रखा है तो सीधा इसमें मान रख दो। ठीक है, कुल मिला के दोनों में से कोई भी सूत्र काम में ले सकते हैं जब अपने पास an हो। ठीक है, इससे लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। बाकी तो अपने हिसाब से कोई भी सूत्र काम में ले सकते हैं। तो देखो, चूंकि Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an, तो S 16 कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 16 पदों का योगफल। S 16 बराबर 16 बटा 2, प्रथम पद 6 और अंतिम पद 96 96। तो आगे देखो 16 में 2 का भाग देंगे 8 और 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102। तो S 16 आ गया। देखो जब 102 को हम 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 816। इसका मतलब इन सब का योग कितना आ गया? 816। तो हमसे पूछा था कि 1 से 100 के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल कितना है? 816। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 1 से 100 के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग 816 है। देखो सवाल 3 नंबर में आता है, तो हमें इस तरह से करना है और लास्ट में ये लिखना है, क्योंकि हमसे पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं और उन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, तो कितना है? 816। तो इस तरह से हमें लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। देखो कि यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C जो दे रखा है वो 9,4 दे रखा है और D दे रखा है x, y क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष में दे रखे हैं। तो पूछ रहा है बिंदु D मतलब x, y का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। देखो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब वो कह रहा है कि ABCD हमें क्रम में लेना है। अब तो क्रम में कैसे भी ले सकते हैं, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो। ABCD अपने हिसाब से कहीं से शुरू कर सकते हैं। तो ले लेते हैं। देखो A यहाँ पर, B, C और D। अपने हिसाब से ABCD क्रम में लेना है कि अगर आप यहां से शुरुआत करते हैं तो ABCD या ABCD कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन क्रम में लेना है। ठीक है, एक क्रम होना चाहिए। अब बिंदु A कह रहा है 6,1, बिंदु B का मान है 8,2, C का जो मान है वो कह रहा है 9,4 और D का मान है x, y। और वो हमसे कह रहा है कि इस D का मान ज्ञात करो, इस x, y का मान ज्ञात करो। देखो अब इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इसको दूर सूत्र से भी कर सकते हैं। कैसे? कि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर और समांतर। बराबर होते हैं, इसका मतलब हम AB दूरी ज्ञात करें, BC दूरी ज्ञात करें, CD दूरी ज्ञात करें और AD दूरी ज्ञात करें।
हम क्या करेंगे, एपी दूरी को जब सीडी दूरी के बराबर कर देंगे तो एक्स और वाई में एक समीकरण बन जाएगा। उसी प्रकार जब बीसी दूरी को हम जब एटी दूरी के बराबर करेंगे तो एक्स वाई में दूसरा समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, जैसे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हमने तीसरी प्रश्नावली में काम में ली थी, उसी से हम हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समय भी लगेगा। तो एक तरीका और है कि विभाजन सूत्र को काम में लिया जाए। कैसे कि हम इनको विकर्णों को मिलाते हैं। देखो ये विकर्ण मिला दिए और ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया O। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भाग इसके बराबर है, ये वाला भाग इसके बराबर है। अब जब समद्विभाजित कर रहे हैं तो इसका मतलब अनुपात जो है, जैसे अगर इसकी बात करें O की, AC को बिंदु O जो है वो 1:1 में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु O है, इसी प्रकार इस BD विकर्ण का मध्य बिंदु भी O है। तो हम क्या करेंगे, AC और BD से बिंदु O जो है, मध्य बिंदु O जो है, प्रतिच्छेद बिंदु जिसे कहते हैं, उसके हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलो देखो कि विकर्ण पहले लिख देते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः जब AC विकर्ण की बात करेंगे तो इस O के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। O के निर्देशांक हम मान लेते हैं, देखो एक्स वाई यहाँ पे दे रखा है, इसको कैपिटल X और कैपिटल Y ले लेते हैं, ठीक है, या X डैश Y डैश भी ले सकते हैं। अब देखो जब AC विकर्ण से बात करते हैं, पहले AC विकर्ण के लिए, AC विकर्ण कि चूंकि AC विकर्ण का मध्य बिंदु O जो x, y है, x, y, अतः तो O x, y बराबर, अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, क्या बनेगा कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, क्योंकि m1 अनुपात m2 कितना है, 1:1। तो इस तरह से AC विकर्ण के लिए बिंदु O का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु O है विकर्ण AC का, वो किस प्रकार आएगा कि O x, y, देखो कितना आएगा कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो 6 + 9 ये बनेगा 6 + 9 बटा 2, 1 + 4 बटा 2। तो ये O जो है x, y वो आगे देखो कि 9 से 15 बटा 2, 5 बटा 2, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार हम BD विकर्ण के लिए ज्ञात करेंगे कि ये O जो है वो BD का मध्य बिंदु है, तो विकर्ण BD का मध्य बिंदु इसी प्रकार विकर्ण BD का मध्य बिंदु O जो x, y है, ठीक है, तो इस O के निर्देशांक देखो क्या आएंगे, O x, y, इस बार किससे निकाल रहे हैं, इस BD विकर्ण से। पहले हमने O के निर्देशांक निकाले थे AC से, विकर्ण AC का मध्य बिंदु A व C से, अब निकालेंगे B व D से। तो देखो सूत्र ये लगेगा x1 + x2, तो बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, x1 + x2 तो x + 8 बटा 2, y + 2 बटा 2, समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमने लिखा है इसी प्रकार जो यहाँ पे सूत्र काम मिली है उसी प्रकार। अब ध्यान दो कि जो बिंदु O दे रखा है वो चाहे AC विकर्ण से निकालो चाहे BD विकर्ण से निकालो, इसके निर्देशांक बदलने वाले नहीं है, ठीक है, इसके निर्देशांक नहीं बदलेंगे। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब इनका बायां भाग बराबर है तो दायां भाग भी बराबर आएगा, ठीक है। अतः समीकरण 1 व 2 से देखो क्या बनेगा कि x + 8 बटा 2, y + 2 बटा 2 बराबर किसके आएगा, ये भाग जो है इस भाग के बराबर आएगा, 15 बटा 2, 5 बटा 2। अब जब दो निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं तो x का मान x के बराबर होता है, y का मान y के बराबर होता है। तो इससे अपने
निर्देशांक डी जो है उसके मान आ जाएंगे। देखो तो x प्लस 8/2 बराबर 15/2। ठीक है, ये x का मान हमने x के बराबर कर दिया, क्योंकि ये बायां भाग बाएं भाग के बराबर था, इसलिए दायां भाग दाएं भाग के बराबर आएगा। तो देखो 2 से 2 कट गया। किस तरह से कटा? ये वज्र गुणा होकर अंश के अंदर जाएगा, अंश बटा हर समान है, कट गया। तो ये बन गया x प्लस 8 बराबर 15, 8 जाएगा माइनस में, तो x बराबर आ गया 7। इसी प्रकार y प्लस 2/2 बराबर 5/2, यहां पे भी 2 से 2 कट गया। y बराबर देखो ये 2 जाएगा इधर माइनस में, तो y प्लस 2 यहां पे बच गया, y प्लस 2 बराबर 5, y बराबर 3। ठीक है, कैसे? 2 गया माइनस में, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे अतः dx, y अतः dx, y के निर्देशांक लिखेंगे dx, y बराबर क्या आ गया? 7,3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो हमारा मान आया है x को 7,3 वो हम लिख देंगे। नहीं, यहां पे भी लिख सकते हैं सीधा कि dx, y बराबर 7,3, क्योंकि हमें x, y का मान ज्ञात करना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, या तो इसके बाद में यहां लिख देना अतः dx, y के निर्देशांक, या फिर सीधा बता दो इसके बाद में dx, y बराबर 7,3। अब हम करते हैं, देखो इसका 19वां सवाल। यदि क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं, देखो कि कुछ विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है जिनका मेडिकल जांच के समय जो भार है वो कैलकुलेट किया गया कि हमें भार दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, हमें पूछा गया है कि माध्य भार ज्ञात कीजिए। अब देखो माध्य भार ज्ञात करने के लिए हम करेंगे कि हमें ये दे रखा वर्ग अंतराल, ये हमें दे रखा बारंबारता। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मध्यमान। एक आता है मध्यमान या माध्यमान, जिसे हम कहते हैं x। अब x किस तरह से ज्ञात करते हैं, देखो कि ये होती है उच्च सीमा, ये होती है निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो 45 प्लस 40 जब इनको जोड़ा जाएगा तो आएगा 85, और उसमें जब हम 2 का भाग दें तो आएगा 42.5। ठीक है, कितना आया? 42.5। अब देखो अंतर कितने का है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा है 5, 45 माइनस 40 कितना आता है? 5। तो जब हम इसमें 5 जोड़ते जाएंगे, देखो 42.5 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो आ गया 47.5। 47.5 में 5 जोड़ा तो 52.5, उसके बाद में 57.5। ठीक है, कैसे किया कि इनका जो अंतर है वो जोड़ते जाओ, या फिर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 हर बार करते जाएंगे तो भी इतना आएगा। देखो 55 प्लस 50 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 105। 105 में जब हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 52.5। ठीक है, इसी प्रकार जब इनको जोड़ते जाएंगे तो ये इस प्रकार से जाएगा, या फिर सीधा 5 जोड़ते जाओ कि 65.5, 67.5 प्लस करें तो 72.5। ठीक है, ये आ गया। अब हमें ये देखना है कि हम इसको किस विधि से करें। हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने की पहली प्रत्यक्ष विधि कि हम f गुना x सीधा करें fx। ठीक है, इनका योग हमें दे रखा है 30, f गुना x इनका योग करते हैं, तो देखो इनका जब हम गुना f से करेंगे, ठीक है, इस मध्यमान का गुना जब हम f से करेंगे तो पॉइंटों के कारण संख्या बड़ी भी है, गुना करने में दिक्कत आ सकती है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अपना आंसर जो गलत आ सकता है, तो इसको हम करेंगे या तो कल्पित माध्य से या पद विचलन से। अब जनरली सवालों में क्या होता है कि कल्पित माध्य पूछा जाता है, कि किसी सवाल में दे दिया कि कल्पित माध्य से विधि से हल करो, पद विचलन विधि बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कल्पित माध्य से करेंगे, और अगर नहीं भी पूछे या नहीं भी दिया हो कि किस विधि से करें तो भी कल्पित माध्य से करो, क्योंकि कैलकुलेशन प्रत्यक्ष विधि की तुलना में थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कल्पित माध्य से ज्ञात करने के लिए हमें उसका सूत्र पता होना से पहले कल्पित माध्य विधि। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या, देखो माध्य जिसे हम x बार कहते हैं कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ये कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन, ठीक है, ये तीनों विधियां हम चौथी प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम d को ज्ञात करते हैं। d क्या आता है? एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए। उसके बाद में देखो कि क्या रहा है, f गुणा d, तो एफ आई डी आई। ठीक है, तो हमें यहां तक सारणी बनानी है, एफ आई डी आई यहां तक। अब a क्या आएगा वो देखना हमें,
कि देखो मध्य मान x तो दे रखा है, हमेशा कल्पित माध्य x में से ही मानना है, क्योंकि ये है औसत भार। हमें ये जो है कल्पित माध्य ज्ञात करना है, हमें भार एक माध्य भार ज्ञात करना है, तो भार जो कल्पित माध्य आएगा वो भार में से ही आएगा। ये क्या है, इस भार का क्या है, एवरेज मान दे रखा है कि इनके बीच का मान दे रखा है। ठीक है, इन भार के लिए हम क्या करेंगे, एक मध्य माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने टोटल 7 दे रखे हैं। अगर सम संख्या दे रखी हो तो हम सीधा बट्टा 2 कर देते। अगर मान लो ये 6 ही होता, ठीक है, यहां तक 6 ही होते तो क्या करते, 6 बटा 2 3, तो ऊपर से 1 2 तीसरे नंबर वाला अपना कल्पित मान दे जाता। लेकिन ये 7 दे रखे तो जब विषम संख्या हो तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो विषम संख्या प्लस 1 सम संख्या बन जाएगा। मतलब 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, तो 8 बटा 2 4 आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो चौथा नंबर पे जो आएगा वो अपना क्या बन जाएगा, कल्पित माध्य। ठीक, इसका मतलब a बराबर आ गया 57.5। ठीक है, अब हम लिखते हैं, देखो x माइनस है, देखो 42.5 माइनस 47.5, मतलब इसमें से हमें ये माइनस करना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है, इसका मतलब कन्फर्म माइनस में आएगा। ये ध्यान रखना कि छोटी संख्या 42 में से 42.5 में से 57.5 माइनस हो रहा है, तो संख्या जो है वो माइनस में ही आएगी। अब घटाना कैसे है कि आप 47.5 में से 42.5 घटा दो। अगर घटाने में दिक्कत आ रही है, पॉइंटों में कहीं मिस्टेक हो रही है, तो 57.5 में से 42.5 घटा दो सीधा। देखो 0.5 से 0.5 हट गया, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 4 गया 1, तो कितना आया, माइनस के 15। इसी प्रकार हमें 47.5 में से 57.5 घटाना है। छोटी संख्या में से फिर बड़ी संख्या घट रही है, इसका मतलब फिर माइनस में आएगा। तो देखो 57 में से 47 घटा दो, 0.5 से 0.5 तो 0 हो गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10। देखो अब अंतर देखो इसमें कि -15 फिर -10, अगला कितना आएगा, माइनस का 5। क्यों आएगा, क्योंकि देखो अंतर कितने का था, 5 का था। जब हमने यहाँ पे 5 जोड़ा है तो यहाँ पे भी हम +5 कर सकते हैं कि -15 में जब हम +5 करेंगे, +5 क्यों किया, क्योंकि इनका अंतर जो हो सबका 5 देगा, तो कितना आएगा, माइनस का 10। अब -10 में जब हम +5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5। अब -5 में जब हम 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0, तो अगला आएगा 0। कैसे आया कि x माइनस a, ये आ गया -5। अब x फिर माइनस a, मतलब इसी में से ये संख्या घटानी, तो कितना आएगा, 0। फिर इसमें से ये घटानी, इस बार बड़ी संख्या में से छोटी घट रही है, इसका मतलब यहां से प्लस की संख्या आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में फिर 5 जोड़ा 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गए, और 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 15 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास एक डी आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। देखो अब तुलना देखो यहाँ पे कि एक तो हमें -15 को 2 से गुणा करना है, एक हम 42.5 को 2 से गुणा करते हैं। इसका मतलब कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा, पॉइंट भी हट गया है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। देखो कि -15 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 30, -10 को जब हम 3 से गुणा करें तो माइनस का 30, -5 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो माइनस के 40, और 0 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को जब 6 से गुणा किया तो 30, 10 को जब 3 से गुणा किया तो 30, और 2 को जब 15 से गुणा किया तो 30। अब देखो कि ये जो अगर माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, प्लस प्लस, मतलब इन सबको हमें कैलकुलेट करके एवरेज, मतलब इन सब का मान यहाँ पे लिखना है, इसको बोलते हैं सिग्मा FI/DI। ठीक है, ये मान कितना आएगा, तो देखो इस 30 से ये 30 कट गया, इस 30 से ये 30 कट गया, ये 40 का है, माइनस का 40 है, ये प्लस का 30 से कितना बचेगा, माइनस का 10। और वैसे भी देख सकते हैं कि इनको अगर जोड़े तो आता माइनस का 100, इनको अगर जोड़े तो आता 90 प्लस का। इनको जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह होने के कारण ये क्या करेंगे, घटेंगे। हमें तो जोड़ना है लेकिन विपरीत चिन्ह है, इसलिए ये माइनस का प्लस का, इसलिए घटेंगे। तो क्या बचेगा, -100 + 90 कितना, माइनस का 10। और अपने पास सारे मान आ गए, सिग्मा FI/DI भी आ गया है, और सिग्मा FI मतलब सिग्मा इन बारंबारता का योग भी है। तो अब सूत्र में मान रख देंगे, देखो कि x बार बराबर a + 57.5 प्लस सिग्मा FI/DI। अगर ये मान माइनस में दे रखा है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, बटा सिग्मा FI कितना है, 30। देखो 0 से 0 कट गया, प्लस माइनस 57.5 - 1/3, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, या तो हम कर सकते हैं यहाँ पे लघुत्तम लेके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लघुत्तम मत लेना, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा कि
3 लघुत्तम आएगा, उसको हम 57.5 से गुणा करके 1 घटाकर फिर 3 का भाग देंगे। इससे अच्छा है कि 1 में हम 3 का भाग देंगे, 57.5 में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम की बजाय हम क्या करें कि 57.5 में से हम 1/3 जो आंसर आएगा वो घटा देते हैं। देखो 1 में जब 3 का भाग देंगे तो आता है 0.333 चलता जाएगा। ठीक है, अब 57.5 का मतलब है 57.5000। ठीक है, आप रफली घटा के भी देख सकते हो कि 57.5000 कितना भी कर सकते हो, या अगर 0.333 घटाने का भी आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तो देखो कि 10 में से 3 गए 7, या 9 आ गए, 9 में से 3 गए 6, या 4 आ गए, 4 में से 3 गया 1, तो आ गया 57.167 और केजी, क्योंकि हमसे माध्य भार पूछा था, माध्य भार। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 57.17 केजी। तो x बार कितना आ गया, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा अंक जो है 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, 57.17 केजी कह सकते हैं, 57.176 केजी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सवाल हो गया। तो कल्पित माध्य से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर इसी को पद विचलन से करें तो एक पद और बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी हो जाएगी, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं देखो इसका 20वां सवाल। सवाल नंबर 20 को करते हैं देखो कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण। अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु दे रखा है, उससे स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण बन रहा है, मतलब इस प्रकार कि ये वृत्त दे रखा है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु P दे रखा है, इससे जो स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण स्पर्श रेखा बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने। देखो ये स्पर्श बिंदु कौन से बिंदु होते हैं, जहां पर वृत्त तथा स्पर्श रेखा एक दूसरे को टच करती है, स्पर्श करती है, तो ये स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, जिसको हम ए बी नाम दे देते हैं, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये इसका केंद्र आ गया, इस पे आंतरित कोण का समपूरक कोण है। मतलब समपूरक का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो करते हैं इसको सिद्ध, कि हमें इसमें क्या दे रखा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु दे रखा है और इनके बीच का जो कोण है ये वाला, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो है, इनके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का समपूरक कोण है। तो दिया क्या है हमें कि दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा PA व PB दो स्पर्श रेखा दे रखी है, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है और PA और PB दो स्पर्श रेखाएं। अब इनके बीच का कोण क्या है, APB है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण वह केंद्र पर आंतरित कोण किसके द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण AOB, ये वाला कोण प्लस APB, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री, अर्थात सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री, इन दोनों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। अब इसमें रचना की जरूरत है नहीं, हमें दिया है सिद्ध करना है, उसके बाद आता है अगला बिंदु रचना, रचना की इसमें जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, अब हम करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब प्रमाण, कि जो हमसे पूछा है वो हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि देखो कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये वाली। ठीक है, OB और OA क्या है, त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो है परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। ये यहाँ पे कोण कितना आता है, 90 डिग्री का। और AOBP क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब इस पूरे कोण का योग प्लस ये AOB प्लस ये वाला कोण प्लस ये कोण, चारों का योग आ रहा है 360 डिग्री। अगर इन दोनों का योग हम घटा दें, देखो ये दोनों कोणों का योग क्या है, ये भी 90 है, ये भी 180, तो 360 में से इन दोनों का योग घटाएंगे 180, तो इन दोनों का योग 180 ही बचेगा, ये हमें बताना है। लेकिन उससे पहले हमें बताना पड़ेगा इसमें कि चूंकि स्पर्श रेखा तथा
त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, अर्थात OA त्रिज्या जो है वो AP पर लंबवत है, अर्थात OA लंबवत AP तथा OB लंबवत PB या BP। अब लंबवत है तो ये वाला कोण हमें 90 डिग्री बताना है। इसका मतलब कि कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। लंबवत है तो ये कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब देखो ये एक चतुर्भुज बना हुआ है कि OAOBP की चूंकि OABP एक चतुर्भुज है, अब चतुर्भुज के अंदर कोणों का योग 360 डिग्री होता है तथा चतुर्भुज है, यानी कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब चतुर्भुज के अंदर कौन से देखो कि एक तो ये कोण आ गया, ये वाला कोण, ये और ये चारों कोणों का योग 360 है। दो का योग हमारे पास इसका 90 मान 180 आ जाएगा, बचेगा वो 180 बचेगा। देखो लिखेंगे कि कोण AOB जो केंद्र पे कोण बन रहा है प्लस कोण OBP प्लस कोण APB या BPA ये वाला कोण, ठीक है, APB प्लस कोण PAO या OAP बराबर 360 डिग्री। अब देखो इसका मान हमें पता नहीं है, ठीक है। जो मान हमें ज्ञात है OAP, देखो OAP और OBP इन दोनों का मान हमें पता है, 90 रख देते हैं, बाकी ऐसे कैसे आ जाएंगे कि कोण AOB प्लस 90 डिग्री प्लस कोण APB प्लस 90 डिग्री और बराबर 360। अब 90 प्लस 90 हो 180, वो उधर जुड़ के माइनस में जाएंगे तो आ गया कोण AOP प्लस कोण APB बराबर 360 माइनस 180। तो ये आ गया देखो कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। और हमें यही सिद्ध करना था कि स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण तथा केंद्र पर आंतरित कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण समपूरक कोण होते हैं। ये समपूरक कोण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20वां सवाल। तो बच्चों आज हमने अपना मॉडल पेपर 2 जो है उसका भाग 6 को पूरा हल कर लिया है, ठीक है। भाग 6 में 4 सवाल थे, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है। इसका मतलब टोटल 12 नंबर के जो सवालों को हमने आज हल कर लिया है। अब अपनी जो अगली क्लास आएगी उसमें हम भाग 2 के 3 सवालों को हल करेंगे। देखो प्रत्येक 21, 22 और 23 में प्रत्येक सवाल में अथवा के 2 सवाल दे रखे, प्रत्येक में अथवा के सवाल है, तो हम उन अथवा वालों को भी हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।